Hello all and welcome to Study Adda. This is Vaibhav Shukla and today we are going to talk about the legal aptitude section which came in the question paper of CLAT 2011. किस बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन के बारे में जो कि CLAT 2011 के क्वेश्चन पेपर में आया था. ठीक है, चलिए इससे पहले हम CLAT 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सभी क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे हैं. ठीक है, CLAT 2020 जो है वो नए तरीके के क्वेश्चंस के साथ आया था, तो उसे अभी हम इन सारे क्वेश्चंस को डील करने के बाद में डील करेंगे. ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे ये पुराने कंसेप्ट के क्वेश्चंस है. ठीक, ये भले ही आपके लिए CLAT में यूजफुल ना हो, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे क्या है लीगल एग्जाम्स हैं, लीगल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. समझ रहे हैं बात को? चलिए तो बात करते हैं हम CLAT 2011 के क्वेश्चन पेपर के. ठीक, चलिए तो हमने पहले भी बात कर रखी है कि हमारा इसमें मूल मंत्र क्या है. जल्दी से बताइए आप लोग, मूल मंत्र क्या है हमारा इसमें? हमारा मूल मंत्र इसमें यह है कि हमें क्या दिए रहेंगे, हमें कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स दिए हुए होंगे. क्या दिए होंगे? हमें प्रिंसिपल्स या रूल्स हमें दिए हुए होंगे. ठीक, और उनके ही साथ हमें क्या दिए रहेंगे, फैक्ट्स दिए रहेंगे. ठीक, क्या दिए रहेंगे? हमें फैक्ट्स दिए रहेंगे और उन प्रिंसिपल्स को उन फैक्ट्स पे अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एक कंक्लूजन निकालना है. समझ रहे हैं बात को? क्या निकालना है हमें एक कंक्लूजन निकालना है. तो हमें प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं. ठीक है, उन्हें हमें फैक्ट्स पे क्या करना है भैया, उन्हें हमें फैक्ट्स पे अप्लाई करना है. क्या करना है उन्हें हमें फैक्ट्स पे, उन्हें हमें फैक्ट्स पे अप्लाई करना है. और जब हम उन प्रिंसिपल्स पे, उन रूल्स पे, ठीक है, होंगे और उन्हें हमारे फैक्ट्स पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या रिड्यूस करेंगे, क्या रिड्यूस करेंगे हम उसमें से एक कंक्लूजन रिड्यूस करेंगे. क्या रिड्यूस करेंगे? एक कंक्लूजन रिड्यूस करेंगे. और जो कंक्लूजन हम रिड्यूस करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा. जो कंक्लूजन हम रिड्यूस करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा. समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि हमें प्रिंसिपल रूल्स देंगे, उन्हें हमें फैक्ट्स पे अप्लाई करके एक कंक्लूजन रिड्यूस करना है, वही कंक्लूजन हमारा आंसर होगा. ठीक, ये बात हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो रियल सेंस में क्या हो सकता है, अनट्रू भी हो सकता है. ठीक है, प्रिंसिपल जो हमें दिया हुआ है वो रियल सेंस में अनट्रू भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा. हमारे क्वेश्चन के लिए वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा. चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो उस प्रिंसिपल में ये लिखा हो कि सुबह के 6 बजे रात होती है, तो आपको क्या मानना है, आपको यही मानना है कि सुबह के 6 बजे रात होती है. उस प्रिंसिपल में अगर ये लिखा है कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम, क्या लिखा है कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम. ठीक, तो अगर उसमें मर्डर इज नॉट अ क्राइम लिखा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मर्डर तो एक क्राइम होता है. ठीक है, आपको रियल सेंस में नहीं जाना है, आपको दुनिया को नहीं समझना है, आपको सिर्फ अपने प्रिंसिपल को ही वहां पर ट्रू मानना है. ठीक है, आपका प्रिंसिपल आपसे जो कह रहा है वही आपके लिए सच है, उस समय आपके लिए और कोई भी चीज सच नहीं हो सकती. ठीक, और अगर फैक्ट्स में ये लिखा है, ठीक, फैक्ट्स में क्या लिखा है, फैक्ट्स में ये लिखा है कि M शॉट Y डेड. ठीक, हमने क्या किया, Y को शॉट डेड कर दिया. ठीक है, Y को गोली मिली, वो मर गया. ठीक, अब आपके यहाँ पे क्या लिखा है कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम. जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या कमिट किया है, इसका मर्डर कमिट किया है, तो क्या ये लाइबल होगा? नहीं, ये नॉट लाइबल होगा. क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि मर्डर क्राइम नहीं होता है. तो M Y की डेथ कॉज करने के लिए लाइबल होगा? भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है,
तो इन्हीं सब चीज़ों को हमको बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है और हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। देखिए यहाँ तक कोई डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये तरीका है कि किस तरीके से हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है या फिर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझने में आपको दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी अभी तक समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर आप समझ गए हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपको कंसेप्ट भी सारे क्लियर होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं, ठीक, किस चीज के, टॉर्ट्स के, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, और किसके, कॉन्ट्रैक्ट के, ये सभी आपको क्लियर है। टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। उनकी थ्योरी है इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर्स में डील कर चुके हैं, उन सभी के लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो आप आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। चलिए, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, तो ये टॉर्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट पर रिलेटेड यहाँ पे हमें कितने 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो इन 50 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 50 क्वेश्चन हमारे सामने क्या सवाल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन ऐसा कौन सा सवाल लेकर के आए हैं जो हमें घुमाने वाला है, ऐसी क्या कठिनाई है इनमें कि ये क्लैट के क्वेश्चन बने थे। ठीक, देखते डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्लैट में बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्लैट का क्वेश्चन पेपर में तो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नहीं। आज तक अगर कोई टफ क्वेश्चन पेपर आया है तो क्लैट 2015 में आया है, उसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन पेपर क्लैट में टफ नहीं आया है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है आपका क्लैट 2011 के क्वेश्चन पेपर के लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन का पहला क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में 1 to 5 क्वेश्चंस के लिए आपको रूल्स और फैक्ट्स दिए हुए हैं। किसके लिए? 1 to 5 के लिए आपको रूल्स और फैक्ट्स दिए हुए हैं। समझ गए यहाँ तक? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए? हमें रूल्स दिए हैं और फैक्ट्स दिए हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो रूल्स क्या होंगे? रूल ए, द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास एसोसिएशन बनाने का, ठीक, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो हम किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, जानते हैं हम इस बारे में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो ये क्या इंक्लूड करता है? ये जो राइट है ये कौन सा राइट इंक्लूड करता है? ये राइट इंक्लूड करता है राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एज वेल एज ज्वाइन एन एसोसिएशन। ठीक, एक राइट किस चीज का? एसोसिएशन को फॉर्म करने का और एसोसिएशन को ज्वाइन करने का। ठीक, तो राइट टू एसोसिएशन किस किस चीज को इंक्लूड करता है? राइट टू एसोसिएशन इंक्लूड करता है राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एज वेल एज नॉट ज्वाइन एन एसोसिएशन। ठीक, ठीक है, कि एक आप एसोसिएशन को फॉर्म भी कर सकते हैं और आप अगर नहीं करना चाहते हैं उस एसोसिएशन को ज्वाइन, तो आपका राइट है, बिल्कुल आप मत करिए। ठीक, आपकी विल पे डिपेंड करती है ये चीज। किस चीज पे? विल पे। आपकी विल जो होगी, अगर आपका विल है कि मुझे ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। समझ रहे बात को? और अगर आपका विल नहीं है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है तो आपको कोई फोर्स करने वाला नहीं है। ठीक, तो पहला रूल आपका ये हुआ। दूसरा रूल कह रहा है कि द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू डिसाइड विद whom टू एसोसिएट। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट है वो और क्या इंक्लूड करता है? वो ये चीज भी इंक्लूड करता है कि हमारे पास फ्रीडम है ये डिसाइड करने के लिए कि हम किसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। किस चीज की फ्रीडम है हमारे पास? हमारे पास इस चीज की फ्रीडम है, इस चीज को डिसाइड करने की कि हम किसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। समझ गए? तो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन किस चीज को इंक्लूड करता है? फ्रीडम टू डिसाइड विद whom टू एसोसिएट। चलिए, ऑप्शन
रूल सी, ठीक है, ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया। चलिए, द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, वो कहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता है, इस बारे में रूल सी में आपको बताया गया है। ठीक है, किस चीज के एक्सटेंशन तक वो रूल नहीं जाता है, इस बारे में उसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? लिखा गया है कि द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू द राइट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग द एसोसिएशन। ठीक है, वो इस चीज को तक एक्सटेंशन उसका नहीं होता है कि आप क्या रियलाइज कर सके, क्या रियलाइज कर सके आप रियलाइज कर सके कि आपके ऑब्जेक्टिव उस एसोसिएशन को फॉर्म करने के पीछे क्या है। ठीक है, समझ गए चीज। चलिए, फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल ओनली टू लॉज मेड बाय और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट एंड डू नॉट अप्लाई टू एक्शंस ऑफ प्राइवेट पर्सन। ठीक है, ऑप्शन रूल डी जो है आपका, वो क्या कह रहा है? रूल डी आपका कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है ना, या फिर कोई दूसरा भी फंडामेंटल राइट है, वो किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट दी स्टेट। किसके अगेंस्ट होते हैं वो राइट? वो राइट होते हैं स्टेट के अगेंस्ट। वो राइट किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं होते हैं। किसके अगेंस्ट नहीं होते हैं? वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं होते हैं। स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है, स्टेट क्या होता है ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ ही चुके हैं, है ना। स्टेट क्या होता है ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन स्टेट की दी हुई है वही हमें यहाँ पे मानना है। समझ गए आप? चलिए, जो रूल बोल रहा है कि एनी लॉ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर कैन नॉट बाइंड एनी पर्सन। ठीक, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में बनता है तो वो क्या होगा? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और किसी भी पर्सन को बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता है? किसी भी पर्सन को वो बाइंड नहीं कर सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, कॉन्ट्रावेंशन में है, और ऐसा होने के कारण वो क्या है? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई भी लॉ होगा तो वो किसी भी इंसान को बाइंड नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 रूल्स दिए हुए हैं। रूल 1 क्या कह रहा है? रूल 1 कह रहा है कि भैया जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या इंक्लूड करता है? राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एज वेल एज नॉट ज्वाइन इन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट और किसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करने का भी राइट। ठीक, सेकंड कह रहा है ये चीज भी इंक्लूड करता है कि आपके पास ये फ्रीडम हो कि आप चूज कर सके कि आपको किस चीज के साथ एसोसिएट होना है। गेटिंग इट? चलिए, तीसरी चीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू द राइट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म। ठीक है, राइट टू एसोसिएशन जो है आपका, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये कहां तक एक्सटेंड नहीं करता है कि आप क्या रियलाइज ना कर सके कि उस एसोसिएशन को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीज? समझ रहे हैं यहां तक बात को? चलिए, अगला क्या है? अगला बोल रहा है कि भाई जो फंडामेंटल राइट हैं वो किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट। ठीक, और लास्ट क्या है? लास्ट क्या बोल रहा है आपसे? लास्ट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्ट्रावेंशन में है फंडामेंटल राइट के तो वो कैसा होगा? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वो किसी पर्सन को बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप हम सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 रूल्स हुए। अब हमें दिए हैं यहाँ पे फैक्ट्स। ठीक है, अब हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो फैक्ट्स पढ़े। फैक्ट्स हमारे क्या कह रहे हैं ये और हम देख लेते हैं। चलिए, गजोदर फार्मास्यूटिकल्स, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स करके एक प्राइवेट कंपनी है।
क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है गजोधर फार्मास्यूटिकल्स नाम से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया 2 साल के लिए, ठीक। किसको, सैयद मोनिरुल आलम को। उन्होंने सैयद मोनिरुल आलम को 2 साल के लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया, कर दिया भैया। One of the clauses in the employment contract provided that Sayyid Monirul Alam must join Gajodhar Mazdoor Sangh, one of the trade unions active in Gajodhar Pharmaceuticals, ठीक है। तो इन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो सैयद मोनिरुल आलम है ना, जो 2 सालों के लिए क्या कर रहे हैं, 2 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं उस एम्प्लॉयमेंट के, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको गजोधर मजदूर संघ, ठीक, गजोधर मजदूर संघ को उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा ना, कंपलसरी, ही मस्ट हैव टू ज्वाइन इट, ठीक। और ये जो गजोधर मजदूर संघ है, ये क्या है, ये ट्रेड यूनियन है जो कि एक्टिव है गजोधर फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। इट इज अ ट्रेड यूनियन विच इज एक्टिव इन गजोधर फार्मास्यूटिकल्स। यहां तक हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए, ठीक, तो हमने फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, है ना। फैक्ट्स में क्या लिखा है कि भैया सैयद मोनिरुल आलम को 2 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मिला गजोधर फार्मास्यूटिकल्स में, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि भैया मेरे सैयद, आपको 2 सालों तक जब आप ज्वाइन करेंगे हमारी कंपनी, तो आपको गजोधर मजदूर संघ को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि एक ट्रेड यूनियन है, कहाँ पे, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक। क्वेश्चन 1, ठीक, क्वेश्चन 1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटेड लीगल रूल्स टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि डिसाइड करिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन, इनमें से जो एक प्रिपोजिशन विच कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटेड लीगल रूल्स टू द फैक्ट ऑफ दिस केस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब आपने जो लीगल रूल्स हमें इन्होंने दिए थे, ठीक है, उन्हें जब हमने फैक्ट्स पे क्या किया, अप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक। इन चारों में से बेस्ट और रीजनेबल हमें ऑप्शन डिसाइड करना है। तो समझ गए यहां तक। चलिए, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए, 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे सही होगा, ठीक है। यहां तक समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलिए, ए बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, ए बोल रहा है, ठीक। ए क्या बोल रहा है कि द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट offered to Monirul Alam to join GMS is legal as it does not restrict his freedom not to join any association, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये लीगल होगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो क्या है, सैयद की जो फ्रीडम है नॉट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं करता है, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं करता है, जल्दी से बताइए, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिमिट करता है, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक। समझ गए यहाँ तक बात। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड बोल रहा है द कंडीशन रिक्वायरिंग मोनिरुल आलम टू ज्वाइन जीएमएस कैन नॉट बाइंड हिम एज इट इम्पिंजेस ऑन हिज फ्रीडम नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन।
दूसरा बोल रहा है कि ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम राइट टू एसोसिएशन में, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर जो उसकी एक जो उसका राइट है, जो एक्सटेंशन, उस राइट के एक्सटेंशन में उसे जो अधिकार मिला हुआ है, जो राइट मिला हुआ है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि उसके पास ये भी फ्रीडम है कि अगर वो किसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि भाई वो वाला जो चीज है वो वहां पे वायलेट हो रही है, इसलिए ये भैया लीगल नहीं है, ठीक। सी बोल रहा है सैयद मोनिरुल आलम कैन नॉट क्लेम अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अगेंस्ट गजोधर फार्मास्यूटिकल्स एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बाइंड हिम इवन दो हिज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ये कह रहा है कि जो सैयद मोनिरुल आलम है ना, ये क्या है, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को किसके, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग रहेगा, भले ही उनकी फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट की गई हो। ये हमारा ऑप्शन सी बोल रहा है, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रिंजेस सैयद मोनिरुल आलम्स फ्रीडम to decide with whom to associate and therefore is legally not enforceable। ऑप्शन डी बोल रहा है आपका कि जो सैयद मोनिरुल आलम है ना, इनकी जो फ्रीडम टू डिसाइड विद whom to associate है, ठीक है, टू whom to associate है, उसे लिमिट किया जा रहा है, उसे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसे इन्फ्रिंज किया जा रहा है, इसीलिए ये जो चीज़ है ये एनफोर्सिएबल नहीं होगी। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक। ये हमारे 4 ऑप्शन हुए। अब इन 4 ऑप्शंस को हमें ये देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे फैक्ट्स को प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद सबसे ज़्यादा रीजनेबल है, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। तो देखिए, अब जब हम देखते हैं तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो उनकी फ्रीडम है नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन, ठीक है, नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन, वो क्या हुई है, वो रेस्ट्रिक्ट हुई है, ठीक, एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी तरीके से देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इट इज हिज चॉइस विद होम टू एसोसिएट, है ना, इट इज हिज चॉइस विद होम टू एसोसिएट, ठीक। तो भाई वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, ठीक है। तो देखा जाए तो जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है। तो इन्फ्रिंज हो रहा है ना, पहली चीज, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे 5 रूल दिए हुए हैं और हमें पांचों के पांचों रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। तो जब हम रूल 1 के हिसाब से देखते हैं तो राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एज वेल एज नॉट ज्वाइन इन एसोसिएशन, तो ये वाला जो उनका राइट है ये क्या हो गया, इन्फ्रिंज हो गया, ठीक है। कि उनके पास राइट है, वो चाहे तो एक एसोसिएशन ज्वाइन करे, चाहे तो ना करे, तो क्या हुआ, यहाँ पे तो राइट आपका इन्फ्रिंज हो गया। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, ठीक है, डाउन दी लाइन आते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो रूल डी है वो कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। उन्हें एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट क्या नहीं कराया जा सकता, उन्हें एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। समझ गए यहाँ तक आप? आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब ये कह रहा है कि उसे एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, तो फिर अब देखिए बोलते हैं अपने इधर, तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं गजोधर भैया की, ठीक है, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स की जब हम बात करते हैं तो गजोधर फार्मास्यूटिकल्स क्या है, गजोधर फार्मास्यूटिकल्स एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है गजोधर फार्मास्यूटिकल्स? गजोधर फार्मास्यूटिकल्स एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए और बताइए कि क्या एक प्राइवेट कंपनी के जो काम है, जो एक प्राइवेट कंपनी के जो भी डिसीजंस हैं वो
क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ स्टेट को अंदर आ सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं?